मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन देम और नॉट। ठीक, तो नंबर कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था किसमें, फील्ड लाइन में। क्या नंबर कॉन्सेप्ट था, कल पढ़ा था, इफ देयर इज क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो क्यू चार्ज से कितनी लाइंस निकलती थी, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इनफाइनाइट। नंबर कॉन्सेप्ट मैंने बोला भी था, इनफाइनाइट होगा तो अपने किसी काम का नहीं है, इसलिए हमने जबरदस्ती की एक डेफिनेशन बना रखी है इसके अलग से, Q by epsilon 0. Q by epsilon 0 lines are emitted or originate from Q charge when placed in vacuum, irrespective of the surface area of the conductor or whatever, right? तो Q charge से Q by epsilon 0 lines निकलती हैं irrespective of shape and size of the conductor. कंडक्टर के शेप साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो ये हमने याद कर लिया। अच्छा, कई बुक्स में देखना, अभी जैसे स्पेशली स्टेट बोर्ड की बुक है और भी बहुत सारी बुक, अच्छी बुक्स में भी ऐसा लिखा हुआ है कि नया कॉन्सेप्ट बनाया हुआ, बट इतना टाइम वेस्ट नहीं करते अपने एनसीईआरटी में। लाइंस, फील्ड लाइंस है ना, एक और नया कॉन्सेप्ट बनाया उन्होंने, वो बोलते हैं लाइंस ऑफ फोर्सेस की जगह एक और होती है ट्यूब्स ऑफ फोर्सेस। ये एक और नया कॉन्सेप्ट उन्होंने जोड़ दिया और उन्होंने बोला कि लाइंस तो इनफाइनाइट निकलती हैं, बट ट्यूब्स ऑफ फोर्सेस क्यू बाय एप्सिलॉन निकलती हैं। और फ्लक्स में उनने लाइंस की जगह ट्यूब्स यूज किया है। ठीक, एक बार सुन लिया ना, अभी दिमाग से डिलीट मार दो, बार बार नहीं सुनना इसको। मैंने इसलिए बता दिया कि कई बुक्स में ट्यूब्स ऑफ फोर्सेस लिखा होता है, कई बुक्स में लाइंस ऑफ फोर्सेस लिखा होता है। अब एनसीईआरटी में लाइंस ऑफ फोर्स रेफर किया हो तो हम इस पे स्टिक करते हैं। तो नंबर कॉन्सेप्ट क्या है, फ्रॉम क्यू चार्ज क्यू बाय एप्सिलॉन 0 लाइंस आर emitted irrespective of shape and size of the conductor। ठीक है, अब ले आओ। तो सपोज करो ये क्यू चार्ज है, ठीक है, इससे कितनी लाइन निकल रही है, क्यू बाय एप्सिलॉन 0। मेरा सवाल ये है कि आप, एक पॉइंट है आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे आपको फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है, मतलब लाइंस पर यूनिट एरिया निकालनी है। ये पॉइंट है पी, एम है टू मेजर फ्लक्स डेंसिटी एट पॉइंट P, that is number of lines passing per unit area and P। तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्फेरिकल सरफेस लिया, ठीक है, एक स्फेरिकल सरफेस है, रेडियस ऑफ इट इज r, रेडियस ऑफ इट इज r and is concentric with this charge। इस चार्ज का जो सेंटर है, ये खुद ही पॉइंट चार्ज था, तो इस स्फीयर का जो सेंटर है उस पे ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, राइट? तो concentric क्या लगा, point charges at the center of this sphere। So total area कितना हो गया स्फीयर का, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया। और कितनी लाइंस बाहर आ रही टोटल, टोटल लाइंस पासिंग थ्रू दैट सर्फ स्फीयर, इससे कितनी लाइंस बाहर आ रही हैं, बोलो। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यों भाई, जितनी भी लाइंस यहाँ से निकली हैं वो सब सरफेस मैंने बाहर कवर किया है, स्फीयर लिया है, तो वो तो सब उससे पास हो ही नहीं, तो ऑल द लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस स्फीयर। तो टोटल एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, और उससे टोटल लाइंस कितनी पास हो रही है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स डेंसिटी कितनी हो गई, मतलब इतने एरिया से इतनी लाइंस, तो पर यूनिट एरिया कितनी लाइंस आ रही है सर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे, आई मीन 4 पाई आर स्क्वायर को, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये बाहर ले आओ, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग कर दिया, क्यू बाय आर स्क्वायर अलग कर दिया, तो ये फ्लक्स डेंसिटी है।
क्या एक्सप्रेशन जाना पहचाना लग रहा है? पहले कभी देखा है? वही k क्यूब बाय r स्क्वायर है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यही तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है या इंटेंसिटी है। तो डायरेक्ट तो कुल रिलेशनशिप है। मिला दोनों सेम ही होता है। फ्लक्स डेंसिटी इज सेम एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। हाँ एक किसी भी क्वांटिटी कम पॉइंट काटनी पड़ेगी। एंड इलेक्ट्रिक is same as that, as same as इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, कई बुक में तो इतना तामझाम दी नहीं, उन्होंने तो सीधा ही बोल दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ये तो कुछ कुछ बुक्स में और बच्चों को नहीं समझ में आता, इसके लिए एक एक स्टेप्स लिख के दिखाना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और फ्लक्स डेंसिटी सेम है। अदरवाइज आप देखो तो भाई वहां पे भी तो ये लिखा होता है, जहाँ लाइंस पास पास में है तो वहां पे फील्ड स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे लाइंस दूर दूर में है वहां पे फील्ड वीक। तो ये सब बहुत सारी डेफिनेशंस इसलिए बनाई गई ताकि आपको इजीली विजुलाइज करा सके, समझा सके। अदरवाइज आप HC1 उठा के देखो, उसमें कुछ लिखे हैं, इसमें लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। जिसको समझना समझ जाओ, नहीं समझना बैठ जाओ, समझा? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। मैं समझा रहा हूँ आपको कुछ जबरदस्ती की डेफिनेशंस कई बुक्स में लिखी है उनके हेल्प से कि ये स्टेटमेंट कहाँ से आया, बट अल्टीमेटली यू विल आल्सो कैरी दिस स्टेटमेंट। मतलब थोड़े दिन के बाद थोड़ी प्रैक्टिस के बाद यू विल आल्सो कैरी दिस स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग ऑल दीस स्टेप्स। सीधा यही याद रखो, ठीक है? सो एक कंक्लूजन निकाल लिया मैंने, क्या? फ्लक्स डेंसिटी किसी भी पॉइंट पे उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बराबर होता है, ठीक है? तो फ्लक्स डेंसिटी सेम एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। क्लियर? ओके। अब हम लोग फ्लक्स मेजर करना सीखेंगे। मेजर फ्लक्स। पहला केस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक? मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई है, और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू एरिया। हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर जो है आपका, एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर है, ठीक है? लिख ही देता हूँ। तो ये हो गया आपका नॉर्मल और ये फील्ड है। तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे, फील्ड इज यूनिफॉर्म, फील्ड इज यूनिफॉर्म and field is normal to surface at every point। तो ये टोटल एरिया ए है और हर पॉइंट पे आप देखोगे ना तो फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर, फील्ड इज नॉर्मल टू सरफेस, राइट? सो व्हाट वी सी हियर इज, एक केस बनाया मैंने जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, फील्ड इज intensity is E and surface area is A and field is normal to surface at every point। हर एक पॉइंट पे फील्ड जो है वो सरफेस के नॉर्मल है, ठीक है? अब मुझे इस पे फ्लक्स काउंट करना है, इससे टोटल फ्लक्स काउंट करना है। तो कैसे काउंट करूंगा? मैंने क्या नोटिस किया, किसी भी पॉइंट पे फ्लक्स डेंसिटी कितना है? फ्लक्स डेंसिटी कितना है किसी भी पॉइंट पे? सर ई वही इलेक्ट्रिक upon इंटेंसिटी 4 है। epsilon 0 q upon r। सत्यानाश बेटा, तू तो फिर कूलम्स लॉ में चला गया। यहाँ पे चार्ज का है, क्यू थोड़ी ना। मैंने तो बता दिया हर पॉइंट पे इंटेंसिटी ई है। तो आपसे पूछा कि हर पॉइंट पे फ्लक्स डेंसिटी कितनी है, हर पॉइंट पे डेंसिटी ई है। तो अब इससे टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है? ई टाइम्स ए, ई इंटू ए हो गया, खत्म। तो इससे फ्लक्स कितना हो गया? ई इंटू ए हो गया, राइट? आ रहा है समझ में? हाँ सर। ओके, हाँ सर। सेकंड केस देखते हैं। अभी फील्ड तो यूनिफॉर्म है और हर पॉइंट पे
ये एरिया जो है ना मैंने घुमा दिया एक्चुअली, एरिया इधर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर इधर और फील्ड हर पॉइंट पे ऐसा, उनके बीच में एंगल थीटा है। इट्स समथिंग लाइक, मैं अगर एक नोटबुक के हेल्प से आपको एक्सप्लेन करूं तो देखो, इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड था और यूनिफॉर्म था, मैंने ऐसे एकदम नॉर्मल रखा था, तो फुल 1 2 3 4 5 6 बहुत सारी लाइंस कट कर जाए। अब अगर मैं इसको घुमा दूं तो अभी लाइंस कम हो गई है, सी अभी ये जो लाइन कट करके जा रही थी अब इसको कट नहीं कर रही, अब इसके साइड से जा रही है, तो अभी फ्लक्स जो हो गया वो आपका कम हो गया, तो फ्लक्स कम हो गया, तो अभी फ्लक्स कैसे मेजर करेंगे हम लोग? तो एक्चुअली व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू इज ईदर रिजॉल्व कंपोनेंट निकालो ई का along the normal drawn to area, और आप एरिया का प्रोजेक्शन निकालो ई के नॉर्मल, दोनों एक ही मतलब है। तो मैं ई को रिजॉल्व कर लेता हूँ along the normal, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ई cos थीटा हो जाएगा। तो ई तो पूरा उस पर नहीं पास हो रहा, बट ई cos थीटा पास हो रहा है, राइट, नॉर्मल। तो फ्लक्स अब मेरे लिए a इंटू ई cos थीटा होगा। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा a e cos थीटा हो गया। आ रहा है सबको समझ में? सर केस टू आपा समझाना। सी जैसे क्या होता है, अभी लाइट भी ठीक से देख लो, जैसे ये देखो, ये अभी इसके पीछे शैडो कितना बड़ा दिख रहा है, ऐसा मतलब समझो ऐसे लाइट आ रही सामने से तो उसके पीछे इतना शैडो बना, बट इसी को अगर मैं घुमा दूं तो शैडो का साइज जो कम होता है, शैडो नियरली 0 हो गया, बहुत कम हो गया, सिर्फ थिकनेस का, इस सरफेस का शैडो नहीं बन रहा है। तो वो बेसिकली जैसे लाइंस आ रही थी ऐसा एरिया रखा है तो फुल फ्लक्स है, अच्छा घुमा दिया तो फ्लक्स कम होता जाता, क्यों? अब उतने फील्ड को कवर वो एरिया नहीं कर रहा, पहले एरिया ऐसा रखा तो अब ऐसा कर दिया तो थोड़ा ही सा, तो उसका प्रोजेक्शन देखना होता है। हाँ, तो ये यहाँ पे 3D, हाँ तो 3D इमेजिन कर पा रहा हूँ। हाँ, तो ऐसे घुमा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अब सिर्फ इतना ही पोर्शन कवर कर रहा है, तो हमने क्या करना है, बेसिकली रिजॉल्व करना है। तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप एरिया के नॉर्मल रिजॉल्व कर लो, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, अब आपने ऐसा घुमा दिया तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ई cos थीटा हो जाएगा, राइट। जब आप स्कूटर में बैठते हो, डैडी के पीछे बाइक में बैठते हो और एक बोर्ड डैडी पकड़ा देंगे ऐसे, तो आप ऐसे लेके बैठोगे तो इतना जोर से हवा का फोर्स, विंड फोर्स लगेगा कि आप नीचे झुके, तो आप क्या करते हो, उसको ऐसे पकड़ लीजिए, क्यों? ताकि वो कम एरिया को पे वो विंड जो है हिट करे, राइट। तो विंड कम एरिया में हिट करना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं। तो जिस डायरेक्शन में विंड है हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो विंड है वो एरिया के पैरेलल हो जाए, ऐसे लेके नहीं आऊँ, ऐसे तो उसमें मुझे जरा भी फोर्स नहीं लगे। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा सोचोगे, 3D फिगर है यहाँ पे, इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, बट आप मन में सोचो आ जाएगा समझ में। तो ये एरिया मैंने टर्न कर दिया, तो एरिया समझो ऐसा है, फील्ड ऐसा है, उनके बीच में एंगल थीटा और ये टोटल एरिया ए है, एंड फील्ड थ्रू आउट इज यूनिफॉर्म। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिस टाइम वुड बी ए ई cos थीटा। पिछले बार हर जगह पे थीटा 0 था, तो cos 0 1 होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाज a इंटू ई, तो वहां पे a इंटू ई था, इस बार a इंटू ई इंटू cos थीटा हो गया। क्लियर है? अब एक नई प्रॉब्लम देखते हैं, क्या होगा अगर फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म है, तब क्या करोगे? अब फील्ड ही हर पॉइंट पे अलग है, ऐसा हर पॉइंट पे फील्ड अलग है और इसमें एक इरेगुलर शेप का एरिया है, जैसा भी एरिया रखा है। अब आप कैसे फ्लक्स निकालोगे भाई, हर पॉइंट पे ई अलग है, राइट। इंटीग्रेशन। तो ऐसे इसमें ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक छोटा सा एरिया लिया ds, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है, और वो भी एंगल जो है उनके बीच में थीटा है, ठीक है। तो व्हाट इज फ्लक्स थ्रू डिफरेंशियल एरिया, ds वेक्टर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, e cos theta ds cos थीटा। तो इसी को तो मैं e डॉट ds लिख सकता हूँ, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, वो क्या होता है, वो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है। तो e इंटू ds इंटू cos थीटा यहाँ पे अप्लाई किया, वही तो e डॉट ds है। तो व्हाट इज फ्लक्स थ्रू दिस एंटायर एरिया, पूरे एरिया से फ्लक्स क्या आएगा,
इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्लक्स थ्रू टोटल एरिया इज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। तो ये है वो फाइनल वाली मस्त वाली डेफिनेशन जो बुक्स में सबसे पहले लिखी होती है। तो किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो एसोसिएटेड है वो क्या है? इट्स इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। कहां से आया है? अब मानो तो यही पहला और आखिरी स्टेटमेंट है, नहीं मानो तो मैंने आपको छोटे छोटे स्टेप्स में समझाया। कैसे समझाया? फ्लक्स पहले समझाया एज नंबर ऑफ लाइंस थ्रू एरिया, ठीक। फिर फ्लक्स डेंसिटी समझाया, बाद में पता चला वही इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म फील्ड होता और एरिया ऐसे मस्त नॉर्मल रखा हुआ है तो मैं इंटू ए कर देता, घुमा दिया तो ये कॉस थीटा हो। अब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो इंटीग्रल सॉरी एक छोटे से एरिया से निकाला तो वो ई डॉट डी एस निकला, फिर टोटल मान दिया। नहीं मजा आया सर? हाँ ये तो इरेगुलर शेप है, इरेगुलर शेप की हम लोग लिमिट्स कहाँ से लेंगे इसकी? बेटा ये डेफिनेशन है, हम कभी भी जिंदगी में इसको ऐसे एरिया में यूज नहीं कर पाएंगे। हमारे को जब क्वेश्चंस आएंगे उसमें कहीं स्फीयर होगा, कहीं सिलेंडर होगा, कहीं क्यूब होगा, आपको ऐसी कोई चीज नहीं दी जाएगी कि आप सांप की तरह डर जाओ उसको देख के। तो ये हो सकता है क्या वैसे इरेगुलर शेप का? अरे ना रे बाबा, इंटीग्रेशन ही नहीं होगा तो आप इंटीग्रेट कैसे करोगे? जब कोई इरेगुलर शेप है ना, मतलब उसका कोई फंक्शन है ना, कोई फॉर्मूला है ना, एक्सप्रेशन है ना, लिमिट्स है, कहां से इंटीग्रेट करेंगे? ये तो डेफिनेशन बना दी है। इत्तेफाक से किसी तो एक बुक में मैंने पढ़ा भी था, ऐसे ही फिगर बनाया था, बाद में बोला भी था डरना मत, क्वेश्चंस में ऐसे एरिया नहीं आएंगे जैसे तो देख के डर गए। तो बुक में भी ऐसे लिखा पूछ रहे थे होता है क्या असल में? अरे तो मैं भी बता रहा हूँ, रेसलिंग में इनफेक्ट लिखा हुआ है ऐसा, ऐसे गंदा सा एरिया बनाया, बाद में बोला डरना मत, क्वेश्चंस में ऐसे एरिया नहीं आते, सब सिमेट्रिक आते हैं। रेसलिंग में भी नहीं आते? अरे होते हैं रे बाबा, इंटीग्रेट कैसे करेगा जब कोई फॉर्मूला ही नहीं है, इरेगुलर फंक्शन है, कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो इंटीग्रेट किसका करेगा तू? मुझे रखो इंटीग्रेट कर देगा तो मतलब सारे शेप्स रेगुलर ही होंगे जो भी देंगे? ऑब्वियसली सब रेगुलर शेप्स ही आएंगे ना, ऐसे थोड़ी ना आएगा कि जो आप इंटीग्रेट ना कर सको, क्या फायदा फिर उसका? ओके आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट फ्लक्स। तो फ्लक्स किसी भी एरिया से क्या होता है? इंटीग्रल ई डॉट डी एस। और दूसरी स्टेटमेंट कभी मत भूलना, बहुत काम आती है, वो क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू दैट एरिया इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। ठीक, अब देखो 4-6 क्वेश्चंस करके देखेंगे हम लोग। सर इसकी फ्रीक्वेंसी है क्या जेई में अच्छी खासी? फ्लक्स की नहीं, जेई में कम आता है, ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं, समझो बोर्ड्स में बहुत पूछते हैं। समझो देयर इज अ क्यूब, ठीक है, एंड उसका एक फेस है, ये ए, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3, पीछे वाला 4, ऊपर वाला 5 और ये सामने वाला 6। ये एज है आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग और ये एज है आपका वाई एक्सिस के लॉन्ग और ये जेड एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। इस रीजन में डायमेंशन है इसके, समझो इसका है 10 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर और ये है 20 सेंटीमीटर। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्वेश्चन दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आपको 10I कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। आप अच्छे से देख लो, आपको मैंने क्यूब दिया हुआ है, सॉरी क्यूबॉइड दिया हुआ है, लेंथ 30 है, वाई एक्सिस के लॉन्ग 10 है और ऐसा हाइट 20 दे रखी है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज 10I। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 10I। आपने बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया 1, थ्रू एरिया 2, 3,
4 सर अरे नंबर तो सर दिखाई नहीं माफ दे कर रहे। दो। कौन सा नंबर बेटा? ये वाला लेफ्ट वाला, ये 1 है, ये 2 है, 3 पीछे का 4 ऊपर का 5 नीचे इधर सामने का 6। सो और एक बार क्वेश्चन ही नहीं समझा? अरे यार एक डब्बा है, एक बॉक्स रखा है मैंने, 30 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ऐसा 20 सेंटीमीटर ऐसा बॉक्स है, इमेजिन हुआ? नहीं, क्वेश्चन समझा, वो नंबर्स नहीं समझ में आ रहा। ये लेफ्ट वाला फेस 1 है, ये इधर वाला 2 है। सर कन्वर्ट करना है। क्या कन्वर्ट करना है? क्वेश्चन आए तो पहले रुक। ये 1 है, ये 2 है, ये नीचे वाला 3 है, उसके पीछे 4 ऊपर 5 नीचे 6। ठीक। अब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया 1। तो वो 1 जो मार्क किया उस एरिया से आपको फ्लक्स निकाल के बताना है। अब बताओ मुझे आंसर। 1/20। 1/20 फर्स्ट वाले से। 1/20 देख के तो ठीक ही लग रहा है। कितना हो गया? नहीं रे, 1/20 कैसे आएगा? तो ठीक सर है, 10/20 × 10। एरिया हो गया 20 × 10 × 10⁻⁻4, मतलब कितना हो गया? 2 × 10⁻²। तो 20 × 10 0.2 आंसर आ रहा है, 2.05 बता रहा है। तो सर वही पूछा कन्वर्ट करना है कि नहीं। कन्वर्ट मतलब क्या? कन्वर्ट क्या बोल रहा था? नहीं समझा सर। नहीं। तो फ्लक्स किसी भी एरिया से क्या होता है? किसी एरिया से फ्लक्स जो इंटीग्रल ऑफ होता ई है डॉट डी एस। इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds। अब इत्तेफाक से यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ थ्रू आउट, ऐसा तो है नहीं कि फील्ड अलग अलग दिया हुआ। फील्ड कैसा दिया हुआ? 10I, मतलब यूनिफॉर्म फील्ड है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये राइट। तो E इंटू ए मेरा स्टोरी खत्म हो गया। तो E है 10, A है 10 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻4, राइट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये एक चीज विथ अ माइनस साइन, ये जादू है। माइनस साइन जादू है, ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है माइनस साइन क्यों है, पर अच्छे से पहले देख लो फिर बताता हूँ। तो ये कितना हो गया? 0.2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज फ्लक्स थ्रू एरिया। किसको किसको नहीं समझा होगा? अब कोई नहीं बताएगा। सर ये माइनस बताओ ना क्यों नहीं आया। हाँ माइनस बताता हूँ ना, उसके अलावा ना। सर क्योंकि एरिया वेक्टर ऑपोजिट एक्स के से। वेरी गुड। ये एरिया इधर है ना, इसका नॉर्मल इस साइड जा रहा है, फील्ड इधर जा रहा है, एंगल 180 डिग्री है, cos 180 -1 होता है। हाँ समझ। पक्का समझा? हाँ वेरी गुड। और किसी को जिसको ना समझा हो? सबको समझ गया। अब बताओ फ्लक्स थ्रू द फेस 2, वो जो 1 के अपोजिट फेस रखा हुआ है उसका, ये जो फेस है ना, ये वाला फेस तो इधर पॉजिटिव आएगा 0.2। प्लस 0.2 हो गया, बाकी सब सेम ही था। 5/3 कितना होगा? वो 3 है किधर? 0। ये नीचे वाला 3 0। 0। 5/4 कितना होगा? पीछे वाला सब 0 होगा सर। 5060, तो 54 55 56 सब 0। समझा? अब अगर मैं पूछूं आपसे, ये इफ इट वाज अ क्लोज्ड सरफेस, अगर मैं इसके क्लोज सरफेस की बात करूं, हाँ, तो टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस कितना होगा? 0 सर। 0। इनफैक्ट यही आगे चल के आपको मालूम चलेगा, यही गॉस लॉ है। गॉस लॉ में लिखा हुआ है टोटल इलेक्ट्रिक flux passing through any closed surface is equal to algebraic sum of charges enclosed by epsilon 0। तो इसके अंदर कोई चार्ज था ही नहीं, इसके लिए अंदर कोई फ्लक्स था ही नहीं, इससे टोटल फ्लक्स था ही नहीं। बाद में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेसेस 0। ठीक है? कंडक्टर में इसीलिए अंदर लाइंस नहीं पास करती।
बीच में कंडक्टर कहाँ से लाया तू? ये तो फ्लक्स है, ये तो क्लोज सरफेस है। ये हवा में भी अच्छा। सरफेस में बना सकता हूँ, ये कागज का सरफेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कंडक्टर भी लाना नहीं बीच में। फिर से एक बार लाऊंगा कंडक्टर, 2 बार और लाऊंगा, टेंशन मत लेना। अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑल्टर करता हूँ मैं। कुछ तो रीजन था जिसकी वजह से यहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, एंड फील्ड इज 10xi due to some reason. Field through field in this region is 10xi, और ये है आपका ओरिजिन। ये पॉइंट को ओरिजिन लिया है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ऐसा आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिन है। अगर फील्ड 10xi है, अब इस हिसाब से आपको मैं पूछूं कि व्हाट इज फ्लक्स थ्रू एरिया 1 2 सर लिमिट्स लगानी पड़ेगी 0 to 0.3। 3 4 5 6। सोचो 10xi का मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ 10xi? सर लिमिट्स लगानी पड़ेगी एक्स 0 पे to डिपेंडेंट 0.3। है, हाँ इसका फंक्शन एक्स है पे डिपेंड कर रहा है। ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। 0। 0 है। तो जब ओरिजिन पे फील्ड ही नहीं है, तो व्हाट इज फ्लक्स थ्रू एरिया 1? 0 0। उस पॉइंट पे 0 फील्ड ही नहीं है, तो 0 हो गया। व्हाट इज फ्लक्स एट पॉइंट 2? सर 0 से लेके 0.3 तक इंटीग्रल लिमिट्स हो जाएंगी उसकी। तो जल्दी लिमिट लगा देता है भाई। 20 है कि 30 है वो? 30 तो 10 into 30 into 10 raised to minus 2 3। 0.3 है उस पे फील्ड। सही है, सही है भाई। ध्यान से सुनना कीर्तन, मुझे इस एरिया पे हर एक पॉइंट पे फील्ड में मतलब हर एक पॉइंट पे मुझे कौन से पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स कंसर्न नहीं है मेरे, मुझे तो ये सारे पॉइंट्स कंसर्न, और इन सारे पॉइंट्स पे फील्ड की वैल्यू एक्स की, एक्स कोऑर्डिनेट है 30 मतलब 0.3 हो गया, तो 10 into 0.3 3 न्यूटन पर कूलम। इन सारे पॉइंट्स पे, किन पॉइंट्स पे? जो सरफेस 2 के ऊपर सारे पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स पे फील्ड का वैल्यू 3 न्यूटन पर कूलम है। तो मेरा आंसर जाएगा 3 into 10 into 20 into 10 raised to minus 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये कितना हो गया? 6 into 10 raised to minus 2। ये आंसर होगा। जिसको नहीं समझ में आया फिर से देख लो, फिर पूछो। आ रहा है समझ में? हाँ सर। पक्का ना? हाँ जी। अब बताओ 5 3 5 4 5 5 5 6 सब सेम होगा? 5 3 कितना होगा नीचे वाला? 0 होगा। क्यों? अभी भी 0 ही होगा सर। मैं PS उसको 0 है। फील्ड कट करके नहीं जा रहा ना, पीएस ही नहीं कर रहा, फील्ड ऐसा जा रहा है और सरफेस ऐसा है, तो फील्ड और वो दोनों एक दूसरे को कट ही नहीं कर रहे, तो वो 0। 5 4 0 5 5 0 5 6 0, ये सब 0। तो जो फ्लक्स है वो 1 और 2 पे है। 1 पे भी इस पे इत्तेफाक 0 हो गया, बिकॉज वहां पे फील्ड ही 0 था, राइट? ओके। अब देखो टाइम हो गया सर। क्या आप बात कर रहे हैं? हाँ। टाइम हो गया, चलिए अच्छा क्वेश्चन करके रखना। यही बॉक्स है, बॉक्स ऐसा ही है, बस फील्ड चेंज कर रहा हूँ। ये 1 था, 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 3। फील्ड इन दिस रीजन इज 10i plus 20j न्यूटन पर कूलम। अभी आपको निकालना है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ये सब निकाल के रखो आप, कल हम डिस्कस करेंगे, फिर टोटल फ्लक्स भी निकालेंगे, ठीक है? ठीक है सर। चलो आज स्टॉप हियर, नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे का।